हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की क्लास लगातार चल रही है। तो कैसी चल रही है आपकी क्लास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सीटेट की अगर बात करें बेटा, तो सीटेट में केवल ये नहीं पूछा जाता कि आंसर क्या है, बल्कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बच्चे की गलती को टीचर कैसे समझे, बच्चे की मैथमेटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करे और कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी बेहतर होगी, मैथ्स बच्चों के लिए मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रश्नों की तरफ। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर और तीसरा है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि इस त्रिभुज के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह एक विषमबाहु त्रिभुज है, या फिर यह एक समकोण त्रिभुज है। आप आंसर करिए इस सवाल का कि ये कौन सा त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये 7 है, दूसरा भी 7 है, अगर तीसरा भी 7 होता तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता। और इसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब जब इसकी परिभाषा ही हो गई कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और यहाँ देखिए प्रश्न में हमसे तीनों भुजाएं बराबर नहीं दिया हुआ है, 2 भुजा तो बराबर दी हुई है लेकिन एक भुजा अलग कर दिया है, तो ये समबाहु त्रिभुज तो होगा नहीं। अब आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। अब समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं? कोई 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। अब भुजाओं के आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जब कह दिया कि 2 भुजाएं बराबर हों, और प्रश्न में देखिए 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजा में 2 भुजा देखिए बराबर है। ये दोनों भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं और एक 10 सेंटीमीटर की है। तो जब 2 भुजाएं बराबर हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार इसकी भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में देखिए ये 2 भुजाएं बराबर दी हुई हैं और इसके आमने सामने का कोण भी समान होता है। अब यहाँ से देखिए विषम बाहु की अगर बात करें तो विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये विषम लिख दिया है, इसी से आप लोग समझ जाइएगा कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और इसके तीनों कोण भी असमान होते हैं, यानी इसकी तीनों भुजाएं भी अलग होती हैं और तीनों कोण भी अलग होते हैं। तो जब तीनों अलग हो जाएंगे तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही तो होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि जो सबसे बड़ी भुजा होंगी, जैसे ये मान लीजिए 10 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये 10 का वर्ग बराबर बाकी 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये 10 दहा में 100 हो गया और ये 7 सत्ते 49 प्लस 7 सत्ते 49, तो ये तो 100 है और ये जोड़ेंगे आप लोग तो कितना आएगा? 98 आएगा। यानी ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। तो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। 2 क्या कह रहा है?
दो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले हम यहाँ पर आयत बना लेते हैं। तो एक आयत तो मेरा ये हो गया जो पुराना वाला है, और एक आयत हम यहाँ नया बना लेते हैं। ये मैं क्यों बना रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। यही फिगर आप लोग समझ जाइए तो समझ लीजिए कि आपका सवाल सॉल्व हो गया। ये ABCD हो गया और इसको हम लोग PQRS लिख लेते हैं, PQRS। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी जो स्टार्टिंग में आयत ये हम लोग बनाए हैं इसकी लंबाई सीधा सीधा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसमें कुछ करना है नहीं, लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब ये जो नया वाला आयत बन रहा है अब उसमें कह रहा है कि लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो जब पहले 12 सेंटीमीटर थी उसमें जब आप लोग 4 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 16 कैसे हुआ, ये 12 पहले था, 4 हमने और बढ़ा दिया तो 12 4 मिलकर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। अब ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। यानी ये पहले 8 सेंटीमीटर था, अब 2 सेंटीमीटर जब हम इसको कम कर देंगे तो 8 में से 2 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 6 सेंटीमीटर बचेगा। अब हमसे यही कह रहा है कि नए आयत का परिमाप, यानी ये जो नया वाला आयत है हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है। ये पुराने वाले का परिमाप नहीं पूछ रहा है, ये नए वाले आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला बताइए आप लोग, इससे तो आप सभी परिचित होंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो अब यहाँ से देखिए ये 2 तो ऐसे ही लिख लेंगे। लंबाई की बात करें अगर तो नए वाले आयत की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तो लंबाई के स्थान पर 16 लिख लेंगे। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ये नए वाले आयत की बात कर रहा है, ये 12 और 8 आप लोग नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, लंबाई 16 लेंगे और चौड़ाई 6 लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, यहाँ गुणे का निशान है तो यहाँ गुणे का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 16 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 दूना के 44 सेंटीमीटर, यानी जो नया आयत है उसका परिमाप निकल कर कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो 44 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक बच्चा उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री बाएं और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। अब यहाँ से देखिए अगर शुरुआत की बात करें तो बच्चा शुरुआत कर रहा है उत्तर दिशा से। दिशा में आपको पहले ये बना दूं, ये देखिए ये दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले कह रहा है कि वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब आगे कह रहा है कि 90 डिग्री वो दाएं घूमेगा। जैसे देखिए ये बच्चा उत्तर दिशा में खड़ा है, यहाँ उत्तर दिशा में खड़ा है, अगर वो 90 डिग्री पूर्व में घूम जाए, 90 डिग्री पूर्व में घूमने का मतलब वो सीधा पूरब में चला आएगा। 90 डिग्री जब वो पूरा घूम जाएगा यहाँ से तो वो कहाँ आ जाएगा, पूरब दिशा में आ जाएगा। 90 डिग्री घूमा तो पूरब में आ जाएगा। अब वापस से जब वो 90 डिग्री घूमा, यहाँ से जब वो वापस से 90 डिग्री, यहाँ से देखिए प्रश्न में कह रहा है ना कि 90 डिग्री वो दाएं मुड़ रहा है, तो उत्तर दिशा से जब वो 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा तो वो पूरब दिशा में आ जाएगा, क्योंकि उत्तर दिशा में जब आप खड़े हैं, अब आप लोग सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग अपने जहाँ भी हैं वहाँ उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइए और आप लोग सीधा 90 डिग्री दाहिने मुड़िए, तो आपका चेहरा जो है वो पूरब दिशा में चला जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 90 डिग्री फिर वो बाएं घूम रहा है। पूरब दिशा से जब आप लोग वापस बाएं घूमेंगे तो वापस से आप उत्तर दिशा में चले जाएंगे।
आप लोग ये प्रैक्टिकली करिएगा, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं बैठकर, वहाँ पर आप खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और वहाँ से आप दाहिने 90 डिग्री घूमिए, तो आप देखेंगे कि आप सीधा पूरब दिशा में मतलब पूरब दिशा की तरफ आपका चेहरा हो जा रहा है। अब वापस से जब पूरब दिशा से आप 90 डिग्री बाएं घूमेंगे तो वापस से आप उत्तर दिशा की तरफ चले जाएंगे, और फिर कह रहा है कि 90 डिग्री दाएं, यानी फिर से जब आप 90 डिग्री दाएं घूमेंगे तो आप पूरब दिशा की तरफ वापस चले आएंगे। तो अब कह रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में कैसे है, सबसे पहले उत्तर था, उत्तर से वो पूरब आया, 90 डिग्री जब वो दाहिने में मुड़ा तो वो पूरब आया। अब पूरब से फिर जब वापस वो बाएं मुड़ा 90 डिग्री तो वो उत्तर में चला गया वापस से, फिर से जब वो दाएं मुड़ा तो वो फिर से कहाँ आ गया, पूरब में आ गया। अब लास्ट में यानी अंतिम दिशा उसकी पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज को एक बार क्षैतिज और एक बार ऊर्ध्वाधर मोड़ा गया, उसे खोलने पर कुल कितने छोटे भाग बनेंगे। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई कागज है, ये सब आप लोग सोचने पर निर्भर करेगा कि आप सोच कैसी रखते हैं अपनी, इसलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये एक कागज है, इसको कह रहा है कि एक बार क्षैतिज मोड़िए और एक बार ऊर्ध्वाधर मोड़िए, यानी एक बार आप इस कागज को ऐसे सीधा सीधा मोड़ दीजिए। जब इसको आप ऐसे मोड़ देंगे सीधा सीधा तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। आप लोग समझे कि नहीं समझे, जब एक कागज को सिर्फ 2 बार मोड़ दीजिए तो वो 2 बराबर भाग में बट जाएगा। तो अब फिर दोबारा कह रहा है कि एक बार ऊर्ध्वाधर मोड़ना है और एक बार क्षैतिज मोड़ना है, तो एक बार आप लोग ऐसे खड़े खड़े मोड़ दीजिए, और जब ये खड़े खड़े मोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। इसको अब आप लोग इस तरह से, यानी इसे ऊपर से नीचे मोड़ दीजिए, तो ये देखिए 4 बराबर भाग में बट जाएगा। सीधा सीधा आप लोग समझिए, ये जो पहली तह है, यानी पहली तह जब आप लोग लगाएंगे तो 2 भाग बना, पहली बार जब मोड़े तो 2 भाग बना, जब दूसरी बार मोड़ेंगे तो प्रत्येक भाग का 2 भाग बनेगा, यानी ये पहले वाले पार्ट का भी 2 भाग बनेगा और दूसरे वाले पार्ट का भी 2 भाग बनेगा। तो दोनों का जब 2-2 बनेगा तो 2 दूना के कितना हो गया, 4, यानी 4 भाग बनेगा। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग एक कागज लीजिए, उसको एक बार सीधा सीधा, यानी 2 बार आप लोग उसको मोड़िए, एक बार सीधा सीधा और एक बार उलट कर मोड़िए, तो देखेंगे आप लोग कि वो 4 भाग में बट जाएगा, 4 बराबर भाग में बट जाएगा वो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। 5 कह रहा है कि एक घन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ से देखिए, ये घन की बात कर रहा है, घन यानी ये देखिए ये घन की बात कर रहा है, तो ये हम लोग घन बना दिए, ये हो गया हमारा घन। इसमें पूछ रहा है कि 6 सतह और 8 शीर्ष होते हैं या फिर 8 सतह और 6 शीर्ष होते हैं, 6 सतह और 12 शीर्ष होते हैं, 12 सतह और 8 शीर्ष होते हैं। अब आप लोग जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को ध्यान से देखिए, वर्गाकार फलक कितनी है, यानी सतह की बात अगर करें तो दीवार कितनी है, टोटल 6 दीवार होंगी, यानी सतह कितनी है, 6 है। अब 6 कैसे है, चारों दीवार तो चारों तरफ चारों दीवार हो गया, और ये देखिए 1 2 ये 3 और ये पीछे वाली 4 दीवार हो गई, और एक आपका फर्श हो गया और एक आपकी छत हो गई, यानी टोटल 6 सतह हो गई। 6 दीवार हो गई कि नहीं हो गई, चारों तरफ का दीवार हो गया, एक ये फर्श हो गया और ये एक ऊपर का छत हो गया, तो टोटल 6 सतह होंगी। तो 6 सतह 2 ऑप्शन में है, यानी बी और डी तो वैसे भी कट गया, क्योंकि हमारे पास 12 और 8 सतह नहीं है, हमारे पास कितनी है, 6 सतह हैं। तो यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अभी बचा है। अब यहाँ से हमें देखना है कि शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो शीर्ष की बात अगर हम करें तो शीर्ष का मतलब होता है बेटा कोना,
शीर्ष क्या होता है? शीर्ष कोना होता है। आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में आप लोग काउंट करिए कि उस रूम में कितने कोने हैं, 8 हैं या फिर 12 हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि 4 कोना तो ऊपर हो गया, 1 2 3 और 4 कोना ऊपर हो गया और 4 कोना नीचे हो गया। यानी टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। तो जब 8 कोने यानी 8 शीर्ष हो जाएंगे तो ये 12 शीर्ष तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। 4 कोने ऊपर हो जाएंगे और 4 कोने नीचे हो जाएंगे। अब यहाँ जो 12 दिया हुआ है तो ये 12 क्या होता है बेटा? 12 किनारा होता है। किनारा किसको कहते हैं? जहाँ 2 सतहें आपस में मिलती हैं जिस रेखा पर, जैसे आप लोग रूम में बैठे होंगे तो चारों दीवारों के बीच में ये जो लाइन खड़ी होंगी, ये जो किनारा होगा यही हमारा किनारा होता है। ये जो लाइन है चारों दीवारों के बीच में, सॉरी 2 दीवार के बीच में ये जो कोना लाइन होती है यही हमारा किनारा होता है। तो आप लोग जब काउंट करेंगे तो 4 दीवार आपके चारों तरफ है तो 4 कोना उसका हो गया, 4 कोना ये छत का हो गया। छत पे भी आप लोग देखेंगे तो 2 सतह जहाँ मिल रही हैं वहाँ एक किनारा होता है। तो 4 छत पर हो गया और 4 नीचे यहाँ फर्श पर भी हो जाएगा। तो 4 4 8 और ये 4 जो चारों दीवार के कोने हैं, 4 तिया के 12, तो 12 ये टोटल किनारा होता है। 6 फलक होते हैं यानी सतह जिसको आप लोग कह रहे हैं, और 8 शीर्ष होते हैं जिसको आप कोना कहते हैं। तो यहाँ देखिए किनारे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ सतह और शीर्ष दिया हुआ है। तो 6 सतह हो जाएंगे और 8 शीर्ष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। 6 कह रहा है कि संख्या 5,08,306 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा? अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि स्थानीय मान क्या होता है। तो किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? उस स्थान की स्थिति को दर्शाता है। किसी अंक का स्थानीय मान उस स्थान की स्थिति को दर्शाता है जिस स्थान पर वह अंक है, जिस स्थान पर वह अंक स्थित होता है। तो अब यहाँ से देखिए ये 8 की बात कर रहा है, 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 8 किस स्थान पर है हमें यही बताना है, यही होता है स्थानीय मान। तो अब यहाँ से देखिए, अब हम 8 की बात करें, इकाई दहाई सैकड़ा तो आप सभी को पढ़ना आता होगा। तो यहाँ से देखिए ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया और हजार हो गया। यानी 8 जो है वो 1000 के स्थान पर है, 8 1000 के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8 हमारा किस स्थान पर है? स्थानीय मान पूछ रहा है तो 1000 के स्थान पर है। यानी इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 8000 कैसे हुआ? क्योंकि 8 ये जो संख्या है इसका स्थान कौन सा है? तो ये 1000 के स्थान पर है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। 7 देखिए, अब 7 देखिए यहाँ वो जो स्थानीय मान में आपको बताई थी, अब वहाँ ये देखिए उसका डिटेल यही है। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा और ये हो गया 1000, यही बात कर रही थी मैं प्रश्न संख्या 6 में। तो अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि 4000, 7 सैकड़ा, 3 दहाई और 9 इकाई, ये कौन सी संख्या ये बन रही है? तो अब जो जो हमसे कहा है हम उस स्थान पर वो संख्या रख दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि 9 इकाई है, यानी इकाई के स्थान पर कौन सा है? 9 है। तो इकाई के स्थान पर हम लोग 9 रख देंगे। अब बात करें दहाई की, तो दहाई कह रहा है कि 3 है, तो दहाई के नीचे हम लोग क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। ऐसे ही सैकड़े के स्थान पर 7 रख देंगे और 1000 के स्थान पर 4 रख देंगे। ये देखिए इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 7 और 1000 के स्थान पर 4 रख देंगे। अब ये जो संख्या बनकर आई है ये आई है 4739। तो 4739 ये कौन सी संख्या है? यहाँ देखिए ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं,
आज के इस प्रैक्टिस सेट में बेटा मैं बहुत छोटे छोटे प्रश्न को लेकर आई हूँ। ये छोटा भले ही है, आसान भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन सब को आप लोग जरूर देखिएगा। इस प्रकार के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे आप लोग उसको सॉल्व जरूर करिएगा, यानी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 2875 पुस्तकें थी, उसमें से 1468 नई पुस्तकें आई, यानी उसमें 1468 नई पुस्तकें आई। बाद में 936 पुस्तकें दूसरे विद्यालय को दे दी गई। अब पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें बची हैं? अब ये देखिए सवाल बहुत आसान है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में टोटल 2875 पुस्तकें थी। ये टोटल बुक की बात कर रहा है। टोटल बुक्स कितनी थी पुस्तकालय में? 2875। उसमें कह रहा है कि 1468 पुस्तकें नई आई। नई लाई गई का मतलब क्या हुआ कि 2875 पुस्तकें थी पुस्तकालय में, 1468 पुस्तक और ले आई गई। तो और लाई गई का मतलब इसको जोड़ेंगे कैसे? जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास 2 रुपया है और 2 रुपये आपको किसी आपके दोस्त ने और दे दिया, तो आप 2 जोड़ेंगे तभी तो आपके पास टोटल 4 रुपये होगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है। 2875 पुस्तकें पहले से थी पुस्तकालय में और 1468 पुस्तकें नई लाई गई। तो 2875 में जब 1468 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 8 5 13 और 6 6 12 1 13, 1 14 हो गया। और यहाँ से देखिए 8 4 12, 12 1 13, 2 1 3 1 4, 4343। 4343 ये अब टोटल पुस्तकें हो गई। शुरुआत में 2875 पुस्तकें थी, 1468 जब और ले आई गई उसमें, तो सब मिलकर कितना हुआ? 4343। अब यहाँ से देखिए ये 4343 पुस्तकें जो थी, अब इसमें से कह रहा है कि 936 पुस्तकें दूसरे विद्यालय को दे दी गई। अब यहाँ से देखिए टोटल पुस्तकें 4343 थी, इसमें से 936 पुस्तकें वो दूसरे विद्यालय को दे दिया, यानी अब 4343 में से 936 पुस्तकें माइनस हो गई। माइनस कैसे हुई? क्योंकि ये इतनी 936 पुस्तकें दूसरे विद्यालय में चली गई। तो अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ से 3 में से 3 गया 0, और फिर यहाँ से 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और यहाँ से 3। यानी अब जो पुस्तकें बची हैं वो कितनी बची हैं? 3407 पुस्तकें बची हुई हैं। शुरुआत में 2875 था, 1468 जब और ले आई गई तो ये 4343 हो गई। 4343 में से जब 936 पुस्तकें दूसरे विद्यालय को दे दी गई तो 3407 पुस्तकें बची हैं। अब पुस्तकालय में टोटल पुस्तकें कितनी बची हैं? 3407। तो 3407 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 कह रहा है कि एक संख्या में 2356 जोड़ने पर संख्या 7890 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि 2356 ये संख्या है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? यही कह रहा है कि एक संख्या में ये कोई मतलब एक कोई संख्या है, उसमें 2356 जोड़ने पर, तो वो हम मान ले रहे हैं कि वो संख्या यक्स है, उसमें 2356 जोड़ने पर वो प्राप्त होता है 7890। तो अब हमसे वो संख्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, यानी वह संख्या जो यक्स है वो यक्स की वैल्यू कितनी है? यक्स मतलब यक्स कौन सी संख्या है? तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा ये 7890, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। ये 2356 का पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये प्लस में है, इसका पक्षांतर माइनस में हो जाएगा। अब यक्स बराबर कितना आएगा? 7890 में से 2356 माइनस करिए, तो यहाँ से देखिए 10 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 4। यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। यहाँ 8 में से 3 जाएगा, बचेगा
5 और यहाँ से 7 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 5। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5534। अब 5534 ही वह संख्या है जिसमें 2356 जब आप लोग जोड़ेंगे तो 7890 आ जाएगा। आप लोग 5534 को 2356 में जोड़ कर देखिएगा, इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो 7890 आ जाएगा। तो यानी वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 5534 है। तो 5534 यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 28 और शेषफल 7 बचता है, तो वह संख्या कौन सी है। अब यहाँ देखिए ये विभाज्यता का सवाल है, तो विभाजन का सवाल है। तो सबसे पहले ये भाग वाला सिंबल हम लोग बना लेते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, अब हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है, यक्स में 15 से भाग देंगे तो भागफल 28 जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल 7 बचेगा। यही हमसे प्रश्न में ये पूरी प्रक्रिया जो है यही है। कह रहा है कि कोई संख्या है, वो हमने मान लिया कि संख्या यक्स है, यक्स में 15 से भाग देने पर, कह रहा है ना कि संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 28 और शेषफल 7 बचता है, तो वह संख्या कौन सी है, यानी यही यक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप सभी परिचित होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से आप सभी परिचित होंगे, ये बहुत ही पुराना फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य तो हमें निकालना है, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है, तो भाज्य तो हमें निकालना है। अब भाजक देखिए, भाजक कितना है, तो भाजक 15 है, तो भाजक के स्थान पर 15 लिख लेंगे। भागफल कितना है, तो भागफल 28 है, भागफल 28 लिख लेंगे। प्लस शेषफल कितना है, तो प्लस शेषफल 7 है। अब यहाँ से देखिए 15 गुणा 28 आप लोग जब करेंगे, 15 गुणा 28 करिएगा, कितना आएगा 420 आएगा। 15 गुणा 28 करिए, कितना आएगा 420 आएगा। और 420 में जब प्लस 7 करेंगे तो ये 427 आ जाएगा। यानी वो जो संख्या है वो संख्या निकल कर कितनी आ गई 427। 427 में जब आप लोग 15 से भाग करेंगे तो 28 बार जाएगा और 7 शेषफल बचेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, भाग करके देख लीजिएगा, तो वो संख्या कौन सी है 427, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि एक टेबल की लंबाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और दूसरी टेबल की लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है, दोनों को एक सीध में रखने पर कुल लंबाई कितनी होगी। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक टेबल है जिसकी लंबाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, कितना 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, और दूसरी टेबल है जिसकी लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। दोनों को एक सीध में रखने पर, यानी ये पहली टेबल है और यहाँ से एक सीध में रखने का मतलब ये दूसरी टेबल है, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरी टेबल है और ये पहली टेबल है, और दूसरी टेबल की लंबाई कह रहा है कि ये 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक सीध में रखने पर कुल लंबाई, ये पहली टेबल है जो रखी हुई है उसकी लंबाई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसके सीध में ही, यानी इसी पहली टेबल से चिपका कर दूसरा टेबल रखा गया जिसकी लंबाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। अब दोनों को जब एक सीध में रख दिए तो ये कुल लंबाई हमसे पूछ रहा है, यानी ये पहली टेबल से लेकर दूसरी टेबल तक ये टोटल लंबाई हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये सवाल कितना आसान है, कहने के लिए ये 3-4 लाइन में है लेकिन है एकदम आसान। बस कुछ करना है नहीं, दोनों लंबाई को जोड़ दीजिए, ये पूरी टोटल लंबाई आ जाएगी। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये 25 सेंटीमीटर और ये 75 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप सभी को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीज़ तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब ये 25 और 75 सेंटीमीटर आप जोड़े हैं तो कितना आया है, टोटल 100 सेंटीमीटर आया है। अब 100 सेंटीमीटर को आप लोग 1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 1 मीटर ये वाला और 2 मीटर ये वाला, तो 1 और 2 मिलकर दोनों कितने हो गए, 3 मीटर हो गए। ये 1 मीटर ये और 1 मीटर ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 3 मीटर हो गए। और ये 25 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर मिलकर कितने हुए, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग 1 मीटर लिख सकते हैं, यानी इस 3 मीटर में 1 मीटर ये वाला भी जुड़ जाएगा। ये कैसे जुड़ा, ये 1 और 2 ये जोड़े हम लोग तो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। और 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर जोड़े तो 100 सेंटीमीटर आ गया। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकते हैं, तो 3 मीटर में ये 1 मीटर कहाँ से आया, ये 25 और 75 वाला 1 मीटर आया। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 मीटर आ जाएगा। यानी दोनों टेबल को जब एक सीध में रख दिए तो दोनों टेबल की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। तो 4 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वें प्रश्न पर चलते हैं। 12वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी के पास 1000 रुपया है, उसने 275.75 रुपए की पुस्तक, 125.50 की स्टेशनरी और 89.25 का लंच खरीद लिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले उसने जो खर्चा किया हम उसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वो पुस्तक खरीदा है कितने में, 275.75 और प्लस स्टेशनरी खरीदी है 125.50। अब इन दोनों को जब आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और यहाँ से 7 5 12 हो गया, 5 5 10 1 11 और 7 2 9 9 1 10 2 1 3 3 1 4। 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए उसने जो पुस्तक खरीदा और उसने जो स्टेशनरी ली उसका टोटल बिल आया कितना, 401.25 रुपये। यहाँ टोटल बिल उसका आया है 401.25 रुपये। अभी उसने 89.25 रुपये 89.25 रुपये का लंच भी खरीदा है। यहाँ देखिए 89.25 का लंच भी खरीदा है, यानी ये जो 401.25 रुपया उसका खर्च हुआ है उसमें अभी 89.25 और जोड़ना है, क्योंकि 89.25 का उसने लंच खरीदा है। तो जब दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए ये 5 5 10 2 2 4 1 5 और 9 1 10 हो गया। यहाँ से देखिए 9 1 10 हो गया और यहाँ से 8 और 8 1 हासिल 9 हो गया, 4 ये 4 हो गया। 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए कि 490.50 जो है ये टोटल उसका खर्चा है, यानी उसने जो टोटल रुपए खर्च किए वो कितना किया, 490.50। ये कैसे आया, यहाँ से 275.75 की पुस्तक खरीदी, 125.50 की स्टेशनरी खरीदी, दोनों जोड़ दिए 401.25 आया। अब 89.25 का उसने लंच खरीदा, तो 401 में 89 जोड़ेंगे तो 490.50 आया। अब टोटल उसके पास कितना रुपया था, 1000 रुपया था। टोटल उसके पास कितना था, 1000 रुपया था। 1000 में उसने 490.50 रुपया खर्च कर दिया। जब 1000 रुपया वो मार्केट लेकर गया उसने 490.50 खर्च कर दिया, यानी वो माइनस करेंगे हम 1000 में से। तो जब खर्च कर दिया तो उसके पास टोटल रुपया बचा कितना, उसके पास टोटल रुपया बचा 509.5 रुपये।
ये कैसे बचा, ये देखिए टोटल खर्चा उसका कितना था 490.50। 1,000 रुपया वो लेकर मार्केट गया था, तो 1,000 में जब 490.50 वो खर्च कर दिया, तो 1,000 में से जब 490.50 निकालेंगे तो जो उसके पास पैसा बचा हुआ है वही तो आएगा। तो निकालने ये 490 माइनस करने के बाद बचा कितना 509.50 रुपया, यानी अब उसके पास कितने रुपए बचे 509.50, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यालय में 24 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ से देखिए कुल कक्षा की बात करें, अगर यहाँ से देखिए ये कुल कक्षा, तो कुल कक्षा कितनी है 24 है। कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक कक्षा का मतलब कि हर एक कक्षा में, यानी हर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 36 विद्यार्थी हैं। तो 24 टोटल कक्षाएं 24 हैं, 24 में पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं, तो 24 गुणा 36 करना पड़ेगा। ये कैसे करना हुआ, टोटल कक्षाएं कितनी हैं 24 हैं और हर एक कक्षा में 36 विद्यार्थी हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास टोटल 5 कक्षाएं हैं, 2 3 4 ये 5, टोटल आपके पास 5 कक्षाएं हैं और मैं आपको कह दूं कि हर एक कक्षा में 2-2 विद्यार्थी बैठे हैं, हर एक कक्षा में 2-2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, टोटल 5 कक्षाएं हैं, ये 5 कक्षाएं टोटल हैं और हर में 2-2 विद्यार्थी बैठे हैं, तो या तो आप 2 से गुणा कर दें, 5 दूना 10 यानी टोटल विद्यार्थी 10 हुए, या तो आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इन सब को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया 10 आया। तो इसका लॉजिक क्या है कि टोटल कक्षाएं जितनी है उतने में प्रति एक कक्षा से गुणा कर देंगे, यानी 5 कक्षाएं हैं, कुल कक्षा में 2-2 विद्यार्थी हैं, यानी हर एक कक्षा में 2-2 विद्यार्थी हैं, तो 5 गुणा 2 कर देंगे। वही चीज़ यहाँ है, टोटल 24 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में यानी हर एक कक्षा में 36 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 24 में हम लोग 36 से गुणा कर देंगे। अब आप लोग ये 24 गुणा 36 कर सकते हैं, और अगर 24 गुणा 36 नहीं करना चाहते तो ये 24 हो गया, और ये गुणा देखिए ये 36 को आप लोग 30 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ से ये 24 गुणा 36 भी कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला आसान लगे तो आप ये 24 गुणा 36 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए ये 36 को आप 30 + 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब यहाँ से 24 का गुणा हमें 30 में भी करना होगा और 24 का गुणा हमें 6 में करना होगा। अब यहाँ से देखिए 24 गुणा 36 करने से आसान है कि 24 गुणा 30 और 24 गुणा 6 करना। यहाँ से देखिए 4 तिया के 12 हो गया, ये 0 लगा देंगे, और 3 दूना 6 1 7 हो गया, आगे प्लस है प्लस लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए 6 चौक के 24, 6 दूनी 12 13 14। अब 720 में 144 जोड़ेंगे तो ये 4 4 2 6 7 1 8, टोटल कितना आ गया 864 आ गया, यानी टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं 864। तो 864 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को यह पैटर्न देता है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है 1 3 6 10 15। अब आगे वाली संख्या विद्यार्थी को बतानी है। उसमें से एक बच्चा कह रहा है कि अगली संख्या 20 होगी और दूसरा बच्चा कह रहा है कि अगली संख्या 21 होगी। यहाँ देखिए कक्षा में एक बच्चा कह रहा है कि 20 होगी और दूसरा कह रहा है 21 होगी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो अगली संख्या आएगी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगी या फिर 21 आएगी या फिर ये दोनों नहीं आकर कोई तीसरी संख्या आएगी। ये चीज़ आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग ये जरूर बताइएगा कि अगली संख्या क्या आएगी। अब शिक्षक को सबसे उचित क्या करना चाहिए, केवल 21 को सही घोषित कर देना चाहिए, दोनों बच्चों को गलत कहना चाहिए, या फिर बच्चों से अपने उत्तर के पीछे का नियम समझाने को कहना चाहिए, या उत्तर पुस्तक में देखकर बताना चाहिए।
अब यहाँ से देखिए केवल 21 को सही घोषित कर देना। अब मैं आपको अगर बता दूं कि यहाँ जो भी संख्या आएगी, मान लीजिए मैं यक्स मान ले रही हूँ। यक्स क्यों रखी हूँ? क्योंकि ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग बताएंगे कि अगली संख्या क्या आएगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ संख्या यक्स आएगी, अब डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ यहाँ संख्या यक्स आएगी। अब ये मैं बताऊं ही ना कि ये यक्स कैसे आया, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, किस सीक्वेंस से ये संख्याएं चल रही हैं, किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, ये चीज़ मैं आपको ना बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ बेटा यक्स आएगा, तो ये सही थोड़ी ना होगा। केवल उत्तर बता देना, इससे बच्चे जो है उनको उनके सोचने समझने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और वो फिर रटने को बढ़ावा देने लग जाते हैं। यानी वो रट लेंगे कि हाँ इस प्रकार की संख्या आएगी तो यहाँ ये आएगा, वहाँ वो आएगा, तो यहाँ पर वो सोचने समझने की क्षमता को खोने लगते हैं, यहाँ पर वो रटने को बढ़ावा देते हैं। तो हमें केवल उत्तर बता देना, यानी केवल 21 सही है ये घोषित कर देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखिए, दोनों बच्चों को गलत कहना। अब यहाँ पर बच्चा अगर कोई भी अंक यहाँ फिल कर रहा है तो उसे सिर्फ गलत कह देना ये थोड़ी ना सही होगा। इससे क्या होगा कि इससे बच्चा डरने लगेगा मैथ्स से, वो सबसे पहले तो वो मैथ से डरने लगेगा, और फिर जब वो आप अगली कोई मतलब अगला कोई क्वेश्चन लेके आएंगे उसके पास, तो बच्चा आंसर देने से डरेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट बच्चे को गलत नहीं कहिए। यहाँ बच्चा चाहे जो भी संख्या भर रहा है उसको आप पूछिए कि बेटा आपने यहाँ यक्स भरा है, वाई भरा है, या ABCD जो कुछ भी भरा है वो कैसे आया, कौन सी टेक्निक आप लोग यहाँ लगाए हैं, मतलब ये संख्याएं किस सीक्वेंस में आपने सेट किया है। ये सब चीज़ें आप लोग बच्चे से पूछिए। आप ये जानने का प्रयास करिए कि बच्चा जो अंक यहाँ लिखा है वो यहाँ क्यों लिखा है, क्या सोच कर लिखा है। तो बच्चों को गलत कह देना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करें, कह रहा है कि बच्चों से अपने उत्तर के पीछे का नियम समझने को कहना। देखिए नियम समझाने को कहना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना कि बच्चा जो संख्या यहाँ भरेगा वो केवल उत्तर नहीं होगा, उसके तर्क और नियम भी तो महत्वपूर्ण है कि वो किस तर्क से यहाँ कौन सी संख्या भर रहा है। तो शिक्षक को बच्चे से पूछना चाहिए कि तुमने यहाँ पर यक्स कैसे प्राप्त किया या फिर वाई कैसे प्राप्त किया। जो भी संख्या यहाँ पर आई हैं उसे पूछना होगा बच्चे से, मतलब उसे पूछना चाहिए कि बेटा आप जो यहाँ भरे हैं वो आपने कहाँ से ले आया, कैसे प्राप्त हुआ। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे की सोचने की प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी वो सोचेगा समझेगा और बच्चे के अंदर जो भ्रम होगा वो भी उसे समझ पाएगा। यानी बच्चों का यहाँ भ्रम दूर होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, तर्क और नियम भी उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। केवल उत्तर पुस्तक में देख कर बताना। अब यही चीज़ है कि केवल मैं आंसर देखकर आपको बता दूं कि यहाँ यक्स आएगा, आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए यक्स आएगा, तो ये बेटा सही नहीं होगा। डायरेक्ट हमें उत्तर नहीं बताना है, हमें उसके पीछे के तर्क को बताना है कि हम यहाँ पर जो संख्या ला रहे हैं वो कैसे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, कौन सा नियम लगा रहे हैं, कौन सा तर्क लगा रहे हैं, हमें हर चीज़ बच्चे को बतानी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। 15 कह रहा है कि एक माचिस की तीलियों के पैटर्न में त्रिभुज बनाने के लिए तीलियों का प्रयोग किया जाता है। एक त्रिभुज के लिए 3 तीलियां, 2 त्रिभुज के लिए 5 तीलियां और 3 त्रिभुज के लिए 7 तीलियां लगती हैं। तो वैसे ही हमसे पूछ रहा है कि 10 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी। अब ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है तो ऑप्शन से हमें मतलब है नहीं, हम पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेटा एक नियम लगेगा, वो नियम क्या है, नियम है 2n+1। यहाँ पर एक नियम लगेगा, वो नियम है 2n+1। अब यहाँ से अगर n की बात करें तो n जो है वो हमारे त्रिभुजों की संख्या है, यानी त्रिभुज की संख्या।
यन क्या है? यन त्रिभुज की संख्या है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले वाले त्रिभुज की बात करती हूँ। कह रहा है कि एक त्रिभुज के लिए 3 तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सच में एक त्रिभुज के लिए हमें 3 तीलियाँ चाहिए। तो यहाँ से 2n+1 जब लगाएंगे, जब यहाँ से हम एक त्रिभुज के लिए लगा रहे हैं, तो एक त्रिभुज के लिए ये 2n+ जब 1 लगाएंगे तो 2 इंटू ये 2 और n के बीच में गुणा है, तो 2 गुणा यन। यन क्या है? त्रिभुज की संख्या है। तो त्रिभुज की संख्या कितनी है? 1 है। तो यन की जगह 1 रख लेंगे और आगे +1 है तो +1 कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी ये तो हमारा सही हो गया। यहाँ देखिए 3 तीलियों का प्रयोग हो रहा है। यानी एक त्रिभुज बनाने के लिए हमारे पास कितनी तीलियाँ चाहिए? 3 तीली हमें चाहिए। अब यहाँ से 2 त्रिभुज की बात कर लेते हैं। यहाँ से 2 त्रिभुज की बात अगर करें तो 2n+1 जब लगेगा तो 2 गुणा, अब 2 त्रिभुज की बात कर रहा है तो n बराबर त्रिभुज की संख्या कितनी है? 2 है, तो +1 हो जाएगा। ये 2 गुणा 2 +1, ये 2 गुणा 2, ये 2, ये यन का मान है, यन त्रिभुज की संख्या, और ये +1 है। अब यहाँ से देखिए ये 2 दूना के 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। अब ये देखिए दूसरी बात भी हमारी सही हो गई कि हमें 2 त्रिभुज बनाने के लिए 5 तीली की आवश्यकता है। ये देखिए 5 आ गया। अब ऐसे ही हम 3 त्रिभुज की बात करते हैं। तो 3 त्रिभुज बनाने के लिए ये 2 गुणा ये 2n+1 ही लगाएंगे। इसी नियम से ये सवाल लगेगा। तो 2n, यन क्या है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? 3 है। आगे +1 है तो +1 हम लोग कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 3 दूना के 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 3 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी तीलियाँ चाहिए? 7 तीलियाँ। तो देखिए 7 तीलियाँ भी मिल गई हमें। अब ठीक उसी प्रकार हमसे कह रहा है कि 10 त्रिभुज बनाना है। 10 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? तो 2n+1 जब लगाएंगे तो ये 2 हो गया, गुणा यन क्या है? त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10 है। तो त्रिभुज की संख्या 10 रख लेंगे, +1 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 10 दूना के 20 हो गया, 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। यानी 10 त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी तीलियाँ चाहिए? हमें 21 तीलियाँ चाहिए। तो चलिए देखते हैं 21 किस ऑप्शन में है। अब यहाँ से ऑप्शन की बात करें तो 21 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज जितने प्रश्न आप लोग किए हैं उतने में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए हैं। तैयारी आपकी कैसी चल रही है? अब जब आप लोग पहली क्लास पढ़ रहे थे मेरी, और जब आप आज वाली क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अंतर ज़रूर बताइएगा कि जब आप लोग पहला क्लास देखे थे तब आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए थे, और आज की क्लास में आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। आप अपने अंदर कुछ इम्प्रूव कर पाए कि नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी होगी बेटा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलती है एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।